जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमि उपयोग और भूमि के उपयोग को क्या क्या चीज है जो प्रभावित करता है। जैसे हम देखेंगे भूमि के स्वरूप की अगर आप बात कीजिएगा तो कहीं पे क्या है, भूमि समतल है, कहीं पे पठारी है और कहीं पे क्या है, पहाड़ी है। तो ये जो भूमि का स्वरूप है, इससे इसके उपयोग पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जो मृदा के प्रकार थे उन सभी को हमने इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपकी अगर बात करें तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा हो गया, आपकी काली मृदा हो गया, उसका लाल एवं पीली मृदा हो गया, लैटेराइट मृदा हो गया, मरुस्थलीय मृदा हो गया और पर्वतीय मृदा हो गया। ये जो 6 प्रकार की मृदा होती है उसके बारे में हमने इन डिटेल बात किए हैं। कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है इसके बारे में भी बात किया है। इसके साथ साथ किस मिट्टी पे कौन सी फसल जो है वो अच्छे से उपज सकती है उसके बारे में भी जाना है। और इससे आपसे मिनिमम 1 तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही और ऑब्जेक्टिव में भी 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भूमि उपयोग के बारे में। अगर हम बात करें कि भूमि का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं, तो अगर हम इसको छोड़े हुए अगर हम नॉर्मली समानता बात करें तो सबसे पहले तो जो हमारा घर है, घर कहाँ पे है, भूमि पे है। तो भूमि का उपयोग हम क्या करते हैं, घर बनाने में करते हैं। उसके बाद देखिए तो आपके विद्यालय, आप जहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं वो भी क्या है, भूमि पर ही है, तो वहां हो गया। अब हम बात करें खेती, तो खेती भी कहाँ पे होती है, भूमि पे होती है। आपका जो सड़क है वो कहाँ बना हुआ है, भूमि पे बना हुआ है। मतलब अगर हम बात करें तो हमारे जो आसपास की जितनी भी चीजें दिख रही है वो कहीं ना कहीं भूमि पे ही स्थापित है, भूमि पे ही बना हुआ है, भूमि का उसमें उपयोग किया जा रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसे भूमि है जहाँ पे खेती भी नहीं की जाती है, जहाँ पे आपको क्या कहते हैं, कहीं पे चरागाह के लिए छोड़ा गया है। तो इसी को हमने क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया, उसको हम लोग बांट दिए हैं। तो सबसे पहले है वन विस्तार। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा भूमि है उसके कुछ परसेंट पे क्या है, हमारा वन का विस्तार है। और अगर हम उस प्रतिशत की बात करें तो लगभग लगभग क्या है, 20% जो हमारा भूमि का भाग है, क्षेत्र है, उस पे क्या है, वन का विस्तार है। अब आ गया कृषि अयोग्य भूमि, मतलब वैसा भूमि जहां पे कृषि खेती नहीं की जा सकती, मतलब वो क्या होगा, बंजर होगा, कृषि अयोग्य भूमि होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे है गैर कृषि भूमि। अब देखिए जो गैर कृषि भूमि होता है वहां पे क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपके सड़क दिख सकते हैं। उसके अलावा जो कारखाना हो गया वो आपको दिख सकते हैं। उसके बाद आपके घर हो गया, मकान हो गया, ये सब क्या है, आपके गैर कृषि वाले पे दिख जाते हैं। अब आ गया अस्थायी चारागाह। तो कुछ ऐसा भूमि होता है जिसको हम क्या करते हैं, मवेशी के लिए, मतलब गाय और भैंस के लिए छोड़ देते हैं कि यहाँ पे वो क्या करेंगे, आके अपना जो चारा है उसको खाएंगे। तो वह क्या है, एक अस्थायी चारागाह है। एक क्या होता है, अस्थायी होता है। जैसे बात कीजिएगा कि अभी कोई फसल हुआ, अब वो फसल कट गया है, तो हम जैसे आप मान लेते गेहूं का फसल कट गया है, तो खेत क्या हो, पड़ती है, छोड़ा गया है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारे गाय भैंस है उसको हम रख देते हैं, बकरी को भी रख दिया जाता है, भेड़ हो गया, इस टाइप की चीजों को। अब वहां पे आता है, लेकिन वो कब तक, 10 से 15 दिन तक। उसके बाद क्या होगा, उस खेत की जुताई हो जाएगी। तो वो क्या है, वो एक अस्थायी है, मतलब जो गैप हुआ है उसमें आप करते हैं, तो वो क्या है, अस्थायी है। अस्थायी मतलब क्या है कि इसका उद्देश्य ही है कि क्या करेगा, चारागाह के लिए रहेगा। तो अब आ गया बाग बगीचा। आप देखते होंगे कि अपने आसपास में कुछ बाग बगीचा होते हैं, कुछ आपके जैसे हमने बताया सामुदायिक संसाधन में कि वैसा संसाधन जिसपे एक समाज के, एक गांव के लोगों का, एक समुदाय के लोगों का हक होता है। तो आप अपने आसपास, आप कॉलोनी में रहते हो, गांव में रहते हो, तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और जिसपे सबका अधिकार होता है। कुछ पर्सनल भी हो सकते हैं, किसी इंसान का निजी भी हो सकता है। और बंजर भूमि, बंजर भूमि उसको बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है, खेती लगभग लगभग नहीं की जाती, या साल भर में या 2 साल में 1-2 बार फसल उगाई जाती है। अब वर्तमान प्रतिभूमि, मतलब अभी क्या है,
कि अभी उसमें फसल नहीं लगाया गया, वर्तमान में क्या है वो परती है। परती मतलब जहां पे कोई फसल नहीं हो। अब आ गया शुद्ध बोई गई खेती। यह वैसा खेत होता है जहां पे क्या हो, साल में 3 से 4 मतलब 3 से 4 फसल लगाई जाती है। फसल उसको बोलते हैं शुद्ध बोई गई भूमि, जहां पे क्या हो एक साल में 3 से 4 बार फसल लगाई जाती है। क्योंकि जो फसल होता है 3 महीने या 4 महीने का होता है। अगर 4 महीने का फसल हमारा है तो कितना होगा, 3 फसल लगाया जाएगा। अगर 3 महीने का है तो कितना लगाया जा सकता है, 4 अधिकतम लगाई जा सकता है। निर्भर करता है कि फसल कितने दिन में उब हो जा रहा है। अगर 1 महीना में होगा तो उसमें और ज्यादा लगा सकते हैं। लेकिन जो मुख्यतः फसल होते हैं उसका कार्यकाल की बात किया जाए तो उसको पकने में 3 से 4 महीना मुख्यतः लग ही जाते हैं। तो ये क्या होंगे, आपके भूमि का कुछ उपयोग हो गए, जिसमें से आप कृषि याद रख सकते हैं। कृषि योग्य भूमि हो गई, अस्थायी चारागाह हो गया, बाग बगीचा हो गए, वन विस्तार हो गया, वर्तमान पट्टी भूमि हो गया, शुद्ध बोई गई भूमि हो गया। अब देखिए जो कृषि अयोग्य उसी में आपका मकान होता है, कारखाना होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, आपका तालाब हो गया, ये सब चीजें को भी आप देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या होता है, भूमि का उपयोग हम करते हैं। अब है भारत में भूमि उपयोग का स्वरूप। अब हम देखते हैं कि जो भारत में भूमि उपयोग का जो स्वरूप है वो क्या क्या है और उसको कौन कौन सा ऐसा चीज है जो क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो भारत की अगर बात करें भौतिक स्वरूप की तो 2 स्वरूप है जो क्या करता है, भूमि के उपयोग को में निर्धारित करता है कि भूमि का उपयोग हम किस कार्य में करेंगे। मतलब 2 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, एक क्या है हमारा भौतिक कारक, स्वरूप कारक, और एक हमारा क्या हो गया मानवीय कारक। तो अगर हम भारत में भूमि का स्वरूप देखें तो हमने बताया इससे पहले भी कि जो स्वरूप है मतलब भूमि का जो रूपरेखा है वो आपको 3 प्रकार के दिखेंगे। स्वरूप की बात कीजिएगा तो या तो आपको मैदान दिखेंगे, या तो आपको पठार दिखेंगे, या तो आपको पहाड़ दिखेंगे। मतलब भूमि का जो स्वरूप है वो यही होगा। या तो भूमि क्या होगा, एकदम समतल होगा, जिसको मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, प्लेन बोल देते हैं, प्लेन भूमि। जिससे हमारा हो गया उत्तर भारत का मैदान, ये क्या लगभग प्लेन है। एक आता है पठारी इलाका, जैसे आपके कुछ मध्य प्रदेश हो गए, यहाँ पे क्या होगा कुछ पठारी इलाका दिखाई देगा आपको। फिर यहाँ पे दक्षिण भारत में भी कुछ आपको दिखाई देगा पठारी इलाका। तो ये सब क्या हो गया, कुछ पठारी इलाका हो गया। पठार जैसे यहाँ पे खनिज भी मिलते पठारी इलाका में। अब आ गया पहाड़। पहाड़ में क्या होता है, जहाँ पे तीक्ष्ण ढाल होता है, मतलब जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहाँ भी क्या होता है, भूमि का जो उपयोग होता है वो निर्भर करता है कि भूमि का स्वरूप कैसा है। और हम कारक की बात करें तो 2 कारक होता है, एक होता है भौतिक कारक, एक होता है मानवीय कारक। अब भौतिक कारक में क्या क्या आ जाएंगे, तो भौतिक कारक में आ जाएगा आपका जलवायु। अब वहां पे क्या है, जलवायु क्या है आपके हाथ में नहीं है। तो जिस प्रकार का वहां पे जलवायु होगा उस प्रकार के वहां पे भूमि का यूज किया जाएगा, चाहे किसी क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में क्यों ना हो। उसके बाद आता है उच्चावच। उच्चावच हो गया आपका भू आकृति हो गया। उसके बाद मृदा हो गया। तो एक कि वहां पे की जलवायु कैसी है यह निर्भर करता है। दूसरा भूमि कैसा प्लेन है, पठारी है या पहाड़ी टाइप का भूमि है। भू आकृति में भी वही आ गया। एक है मृदा, अब किस प्रकार की मिट्टी वहां पे पाई जाती है। अगर वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी तो वहां पे क्या होगा, खेती मुख्यतः होगा। अगर किसी और प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी तो वहां पे कृषि करने योग्य क्या है, उसको बनाने के लिए वहां पे हमको रासायनिक खाद, उर्वरक, सिंचाई, इन सारी चीजों का यूज करना होगा। तो अगर बोले कि आप भूमि का यूज जिससे मान लेते हैं कि वहां पे क्या है लाल या जैसे पठारी इलाका है तो वहां पे क्या होगा, खनिज निकलेगा। अगर क्या कहते हैं उसको भूमि जो है वो काली लाल पीली मिट्टी है या लैटेराइट मिट्टी है तो वहां पे हो सकता है कि अगर सब चीज कंडीशन अच्छा है, ट्रांस परिवहन का साधन अच्छा है तो वहां पे क्या किया जाएगा, एयरपोर्ट बना दिया जाए, चाहे कुछ ऐसे चीज बना दिया जाए। क्योंकि वो कृषि योग्य भूमि तो है नहीं तो वहां पे खेती की नहीं जा सकती है। तो जो जहां पे खेती नहीं की जा सकती वहां पे हम कोशिश करते हैं कारखाना या कुछ अन्य काम कर सके। क्योंकि अगर कृषि योग्य भूमि पर हम ये सारे काम करेंगे तो फिर क्या होगा, हम कृषि कहाँ पे करेंगे।
तो मेन यह होता है कि हमको यह देखना है कि जैसे आप दो चीज देख लीजिए, एक पढ़ाकू लड़का है और एक जिसका पढ़ाई में कम मन लगता है। जो एक पिताजी के दो बच्चे, एक पढ़ने में अच्छा है, एक पढ़ने में कम है, कमजोर है। तो जो पढ़ने में अच्छा होगा उस पर क्या किया जाएगा, पैसा लगा के उसको और पढ़ाया जाएगा। और जो कमजोर होगा, जो पढ़ाई जिसको मन नहीं लगता होगा, उसको काम या जो अन्य काम है उसमें लगा दिया जाएगा, ताकि क्या वो उसका उपयोग हो सके। तो यही है कि जो मृदा कृषि योग्य है वहां पे हम कोशिश करते हैं कि उसको हम कृषि योग्य में ही यूज करें, उपयोग में लाए। अन्य कार्य के लिए हम अलग प्रकार की मिट्टी को देखते हैं जहां पे कृषि नहीं की जा सकती या जहां पे सिंचाई का साधन नहीं है। तो अगर हम बात करें कि भौतिक, तो जलवायु क्या है, भौतिक कारक है। अब कुछ मानवीय कारक भी होते हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व हो गया, कारखाना कहाँ पे लगना चाहिए क्या नहीं, ये सब क्या है कि एक मानवीय कारक है जो भूमि के उपयोग को दिखाता है। तो अब जनसंख्या जहाँ पे घनत्व ज्यादा होगा वहां पे क्या होंगे, भूमि जो होगा वहां पे मकान ज्यादा होगा, वहां पे खेती ज्यादा होगी, वहां पे आसपास में आपके कारखाना ज्यादा होंगे। तो जनसंख्या घनत्व हो गया, कारखाना हो गया, ये सब क्या है, मानवीय कारक है जो यह निर्धारित करता है कि भूमि का उपयोग क्या क्या उसका फैक्टर हो सकता है, कारक हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो जो हमारा पूरा भारत है उसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब जैसे अगर बात करें तो ये क्या है हमारा एक क्या है, ये रेक्टेंगल है, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक रेक्टेंगल है। इसका हमको एरिया निकाल सकते हैं, मतलब इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, मतलब ये क्या है, आयताकार चीज है। तो ये आयताकार है तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं आराम से। क्या हो जाएगा एरिया इसका, जैसे मान लेते हैं पेज है और हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, जैसे कोई एक आयताकार चीज है, आयता आयताकार, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया एक्चुअली वो होता है क्या, हम इसको बताते हैं आपको यहाँ से अच्छे से। मतलब इसको हमको क्या करना है, कवर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो अगर इसका लंबाई मान लेते हैं हमारा 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसका है 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, कब तक, 5 सेंटीमीटर तक। मतलब हम 4 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे कब तक, 5 सेंटीमीटर, सबको कवर करना होगा। तो हम डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 4 सेंटीमीटर, और कहां तक, 5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यों, क्योंकि हमको नीचे जाना है कितना तक, 4 सेंटीमीटर तक, और इधर कितना जाना है, 5 सेंटीमीटर तक। तो इसलिए क्या होता है हमारा जो आयत होता है उसका क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका कितना निकाल देगा, 20। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो वैसे जो हमारा भारत है उसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्या कितना होता है, 32.8, मतलब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब यहाँ पे जो वर्ग है, जो हमारा जो क्षेत्रफल है वो किसमें, किलोमीटर में, किसमें, किलोमीटर में। तो अगर हम पूरा देखें तो क्या हो जाता है, 32,08,263 वर्ग किलोमीटर। मतलब ये क्या पूरा एक्यूरेट है कि 32,08,263 वर्ग किलोमीटर क्या है हमारा, जो भारत है उसका क्षेत्रफल है। तो इतने क्षेत्रफल हमारा क्या है, भारत के पास है। अब इसमें से क्या है, 93% ही क्या है हमारे पास है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, 10 कट्ठा खेत है, पूरा कितना खेत है, 10 कट्ठा आपके पास पूरा खेत है, लेकिन अभी आप सिर्फ 9 कट्ठा खेत ही यूज कर रहे हैं। 1 कट्ठा जो खेत है उस पर क्या है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, केस में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो वो आपके पास नहीं है। मतलब आपके पास पूरा 10 कट्ठा है लेकिन आप यूज कितना कर रहे हैं, सिर्फ 9 कट्ठा यूज कर रहे हैं। तो आप अपने टोटल का कितना यूज कर रहे हैं, 90%। कितना यूज कर रहे हैं, 90%। और जो 10% भूमि है उस पर क्या हो रहा है, विवाद चल रहा है, तो ना तो आप यूज कर सकते ना ही कोई और यूज कर सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे क्या है कि जो भारत के पास पूरा 100%, मतलब जब भी प्रतिशत की बात करते हैं तो किसके पास कितना होता है, 100%।
तो जो इसके पास 100% भूमि है, जो क्या है 32,08,263 वर्ग किलोमीटर, उसका 93% मतलब 93% जो है वही यूज कर रहा है। तो 7% कहाँ गया, 5 + 2 7%। तो 7% क्या है, पीओके का आप नाम सुने होंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब तो यहाँ पे क्या पीओके और कुछ जो है वो चीन अधिकृत, मतलब किसी पे क्या है कि पाकिस्तान अधिकृत किया हुआ, किसी पे चीन, दोनों मिला के क्या है 7% जो हमारा क्षेत्रफल है वो इसमें गया हुआ है। तो इसका क्या है अभी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो मेरे पास कितना था 10 कट्ठा, लेकिन हम यूज कितना कर रहे हैं सिर्फ 9 कट्ठा। सेम चीज यहाँ पे है किसके पास इतना 32,08,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन यूज कितना कर रहा है सिर्फ 93%। 7% में क्या है लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब इसका निर्णय कब होगा कब नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मे भी कहीं इससे प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। अगर नहीं भी है तो भी आपको समझ में आना चाहिए। अब आते हैं एक और चीज। अब देखिए हमने बताया कि क्या है भारत में पशु के लिए मतलब चारागाह के लिए कुछ भूमि जो है वो छोड़ा गया है अस्थायी चारागाह के लिए। तो अगर हम बात करें तो जो भारत है वो पशुधन में बहुत आगे है, मतलब हमारे पास क्या है पशुधन बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें क्या हम विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। मतलब मान लेते हैं कि 10 वैसा देश है जो पशुधन में बहुत आगे है, तो उसमें हम क्या है शामिल है, लेकिन हमारे पास संसाधन की कमी है। अब पशु के लिए क्या चाहिए, तो पशु के लिए क्या चाहिए अस्थाई चारागाह चाहिए, जहां पे पशु क्या हो जाके चल सके, मतलब जो घास है उसको खा सके। पशु का क्या मतलब सिर्फ गाय भैंस यहाँ पे नहीं होगा, गाय हो गया भैंस हो गया आपका बकरी हो गया भेड़ हो गया ये सब। क्योंकि जो उत्तर भारत है जहां पे हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ गाय भैंस बकरी दिखता होगा, लेकिन अलग पहाड़ी इलाका में जाइएगा तो वहां पे क्या भेड़ हो गया और बकरी हो गया, इस टाइप के जो पशु है वो भी वहां पे मिलते हैं। तो यह क्या है इसके पास अस्थायी चारागाह की कमी है, जिससे क्या होता है इस पे प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है, अनुकूल मतलब अच्छा प्रभाव पड़ा। इसे नहीं कहते हैं कि सब चीज मेरे अनुकूल हो रहा है, मतलब जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, मतलब आपके अनुसार हो रहा है। तो अनुकूल मतलब आपके अनुसार है, और प्रतिकूल मतलब आपके विपरीत, मतलब जैसा आप सोच रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है, तो क्या करेंगे प्रतिकूल। जैसे सब चीज मेरे अनुसार चल रहा है, मतलब मेरे अनुकूल हो रहा है, जो भी यहाँ पे काम है सब मेरे अनुकूल हो रहा है, नहीं सब मेरे पिताजी जो भी काम करते वो मेरे प्रतिकूल करते हैं, मतलब जो हम नहीं चाहते वो वही करते हैं। तो यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही है कि जो पशुधन में अग्रणी है, लेकिन इसके पास क्या है अस्थायी चारागाह की कमी है, इसके पास जमीन नहीं है, जगह नहीं है, संसाधन नहीं है कि क्या कर सके वो पशु को अच्छे से खिला सके। अब पशु खाएगा नहीं तो दूध दही देगा नहीं सही से, दूध मतलब पशु हमको सिर्फ दूध देता है, दही हम उसको बनाते हैं प्रक्रिया है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमको दूध नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे, संसाधन नहीं दे पाएंगे, तो उससे हम और ज्यादा संसाधन नहीं ले सकते हैं। अगर गाय भैंस अच्छे से खाएगा ही नहीं तो दूध नहीं देगा सही से, तो यही होता है कि इसका क्या है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे खाने खिलाने के लिए पशु के लिए भी कमी हो जाता है। अब अगर हम बात करें पलती भूमि और शुद्ध बोया गया भूमि दोनों को अगर हम मिला दें तो सिर्फ 54% भूमि ही है जहाँ पे खेती की जाती है। अब देखिए पलती करने का क्या मतलब कि जो लगभग क्या हुआ जहाँ पे 2 साल में, मतलब जहाँ पे 2 साल दिख रहा है यहाँ पे, हाँ जहाँ पे 2 साल में 2 से 3 बार फसल लगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं पलती भूमि। तो अगर हम पलती भूमि को भी मिला लें तो भी क्या है सिर्फ 54%, मतलब 54% ऐसा भूमि है जहां पे खेती की जाती है, मतलब 100 में से। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे उसका जो क्षेत्रफल है जो अधिकतम चीज है वो उसको क्या कर रहा है उस पर खेती कर रहा है, कृषि कर रहा है। और कुछ ऐसे जगह है जहां पे क्या है उसका 10% क्या कर रहा है खेती कर रहा है। तो इसको हम एक और तरीके से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, एक है ए
और एक है बी। ठीक है, अब ए और बी दोनों का सैलरी क्या है, फिक्स है। दोनों कमा कितना रहा है, 100 रुपया कमा रहा है। ए भी 100 रुपया कमा रहा है और बी भी 100 रुपया कमा रहा है। लेकिन ए जो है वो क्या कर रहा है, बचा रहा है 80 रुपया। कितना बचा रहा है, 80 रुपया बचा रहा है। और बी क्या है, बी सिर्फ 10 रुपया बचा रहा है। मतलब खर्च ज्यादा किसका है, बी का खर्च ज्यादा है। कमा दोनों सेम रहा है लेकिन बचत कौन ज्यादा कर रहा है, ए ज्यादा बचत कर रहा है और बी क्या कर रहा है, कम बचत कर रहा है। ए खर्च कम कर रहा है, बी खर्च ज्यादा कर रहा है। तो वही है कि अगर हरियाणा के पास पूरा 100% भूमि है तो वह क्या करता है, 80% भूमि पर वह क्या करता है, कृषि करता है, खेती करता है। पंजाब के साथ भी ऐसा ही है। अगर पंजाब के पास पूरा 100 कट्ठा जमीन है, आप देखिए 100% को 100 कट्ठा मान लीजिए, 100 बीघा मान लीजिए, 100 रुपया मान लीजिए, जो भी मान लीजिए 100 कट्ठा उसके पास अगर पूरा खेत है तो वह क्या कर रहा है, 80 कट्ठा खेत पे क्या कर रहा है, वो खेती करता है। लेकिन ये क्या हो गया, अधिकतम यूज कर रहे हैं। मतलब पंजाब जो है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वो क्या करता है, उसके पास जितना भूमि है उसका अधिकतम यूज को क्या करता है, उपयोग कृषि के लिए करता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी है जिसका जो भूमि का स्वरूप है वो इस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको मैदानी क्षेत्र है। हरियाणा हो गया, पंजाब, यहाँ पे क्या है, समतल भूमि है। तो हमने पहले ही बताया था कि जहाँ पे समतल भूमि है वहां पे कृषि करना आसान होता है। अब कुछ ऐसे राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, यह क्या करता है, इसके पास जितना भूमि है, मतलब अगर इसके पास ही पूरा 100 कट्ठा भूमि है तो सिर्फ 10 कट्ठा भूमि पर क्या करता है, खेती करता है। क्योंकि इसके भूमि के स्वरूप में क्या है, अंतर है, इस कारण। और हो सकता है कि भूमि क्या हो, बंजर भी हो, किसी योग्य भूमि नहीं हो। तो वही बताएं कि क्या क्या जो कारक है वो यहाँ पे प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पे मानवीय कारक भी होगा, कुछ क्या होगा, भौतिक कारक होगा, जिसके कारण क्या यहाँ पे कम खेती की जा रही है। और यहाँ पे प्राकृतिक कारक क्या है, भौतिक कारक की समतल है, तो समतल पे किसी खेती करना क्या है, आसानी है। अब हम बात करते हैं, अगर हमको पर्यावरण को संतुलित बना के रखना है तो इसका जितना भूभाग है उसके 33% पे वन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 33% पे वन होना चाहिए। और इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए राष्ट्रीय नीति का गठन किया गया था 1952 में, जो यह बताता है, या जो बताता है कि क्या है, या जिसका गठन इसलिए हुआ है ताकि हम क्या कर सके, वन के विस्तार को और बढ़ा सके। क्योंकि अगर वन का विस्तार 33% नहीं रहेगा, अगर इससे कम है, तो यह पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदायक है। इससे बहुत सारी समस्या जो है वो हो सकती है। लेकिन अभी कितना है भारत के पास, तो भारत के कुल 20% भूमि पर ही वन का विस्तार है, जो कि क्या है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए क्या किया गया, राष्ट्रीय नीति का गठन किया गया था 1952 में, ताकि वो क्या कर सके, देख रेख कर सके और वन के विस्तार में अपना सहयोग दे सके। किसी भी नीति का गठन इसलिए होता है ताकि वो उस क्षेत्र में काम कर सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरे अच्छे से सारी चीजों को समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझाने के बाद भी आपके पास कोई प्रश्न है, किसी प्रकार के कोई डाउट्स है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना आपके 10th की किताब में दिया गया है उन सभी को हम आसानी से समझा सके, आसान शब्दों में आपको समझा सके। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, वीडियो देखिए, उसके बाद भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, वो है हमारा भूमि संरक्षण। और एक क्षरण भी होता है कि भूमि की क्वालिटी, जो गुण है, उसमें कमी क्यों आ रहा है और भूमि का संरक्षण क्यों जरूरी है, मतलब भूमि को बचाना हमें क्यों आवश्यक है, और क्या क्या ऐसा कारण है जो भूमि को क्या कर रहा है, भूमि के जो गुण है उसमें कमी ला रहा है। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। फिर से बोलते हैं, किसी प्रकार के अगर इस टॉपिक या किसी भी टॉपिक में, अभी तक के टॉपिक में कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई प्रश्न है तो भी पूछिए। बाकी पढ़ाई करते रहें और जितना हो सके जीवन में खुश रहने का प्रयास करें। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।